एक अनहोनी जो हो गई, एक दिन जो गुजर गया, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, हिंदुस्तान में प्रयागराज यानी तीर्थों का राजा प्रयागराज, 3 नदियों का संगम गंगा, जमुना और सरस्वती का। हर 6 साल और 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। 12 साल वाला पूर्ण कुंभ, 6 साल वाला अर्ध कुंभ। इनकी नाम परिभाषा बदल रही है, फिलहाल वो विषय नहीं है। और ऐसा 144 साल बाद एक बार और होता है जब बृहस्पति का चक्कर पूरा होता है, तो जो पूर्ण कुंभ है ये पूर्ण महाकुंभ होकर और भी विराट, और भी भव्य, और भी दिव्य हो जाता है। ये सदियों की भारतीयों की आस्था है जो वहां एकत्र होती है बिना किसी बुलावे के। लेकिन इस बार बुलावा भी था, आग्रह भी था। सब चाहते थे कि 144 साल के इस पुण्य अनुभव का लाभ ले लें। 13 तारीख को जब ये पूर्णिमा को शुरू हुआ, 14 तारीख को मकर संक्रांति पर भी बड़ा स्नान हुआ, अमृत स्नान हुआ। बहुत भीड़ थी, सांसें अटकी रही, लेकिन सब ठीक से हो गया। भारत में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई चमत्कार ही होता है कि हादसा नहीं होता, क्योंकि हादसा होने की वजह हमेशा मौजूद होती है। मैं आज बात को समझो कि ये बात हादसे की उस पृष्ठभूमि में जो 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात में प्रयागराज में हो गई, शुरू कर रहा हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें राहत दे सकती हैं कि हादसा इससे भी बड़ा हो सकता था, पर संभल गया, रोक लिया गया, पर हादसा हुआ है। मैं बीच में 3 दिन इस घटना के ठीक पहले ही प्रयागराज में ही था, महाकुंभ में, और वहां से कुछ लाइव किए थे और आने के बाद कुछ टिप्स दिए थे, कुछ स्टोरीज की थी। मैं 2 उदाहरणों से अपनी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहले अनूप कुमार जी, जो मुझे सबसे पहली टैक्सी कैब मिली थी उबर की प्रयागराज पहुंचते से ही, और अनूप कुमार जी से बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कैसा चल रहा है? मिला रहे साहब, खूब कमाई है, दुगनी तो हो ही गई है। बोले आपने ये सिविल लाइंस डाला था इसलिए आपकी टैक्सी उठा ली, अगर आपने मेला क्षेत्र का डाला होता तो मैं उठाता ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों अनूप जी, आप कहाँ के रहने वाले? बोले नैनी के रहने वाले हैं, और मेला क्षेत्र में जाना ही मुश्किल है, जाना ही दूभर है, वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो हम इसीलिए मेला क्षेत्र की कोई बुकिंग आती तो उठाते ही नहीं। तो इसका मतलब ओला उबर से जो जाना चाहते हैं वो सावधान रहें, वो नहीं जा सकते मेला क्षेत्र के अंदर, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पर अलाउड ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। बड़े स्नान दिनों में तो वाहन पास भी। तो अनूप जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि वो 2-3 दिन मैंने भी वहाँ वो दिक्कत, तो कैब वालों ने, टैक्सी वालों ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अनूप जी ने बताई, और जिसको मैंने साक्षात और प्रत्यक्ष भी देखा, उन्होंने कहा कि आप 2-2.5 हज़ार रुपये दे दिए साहब तो आपको रात में पूरा मेला क्षेत्र घुमा दूंगा गाड़ी से ही। मैंने कहा अनूप जी, लोग पाँव रखने की जगह नहीं बता रहे हैं, भीड़ भड़क्का बता रहे हैं, आप नहीं। बोले रात में कोई दिक्कत नहीं भैया, रात में हमको मालूम है कुछ रास्ते खुल जाते हैं, हम तो यहीं के हैं, प्रयागराज के, इलाहाबाद में बड़े हुए हैं, तो हम आपको सब घुमा देंगे। मैंने उनसे और बहुत सारी रास्ते में बातें की, लेकिन कट करते वापस आते हैं। प्रयागराज से जब वापस आया और नोएडा में मैंने कैब की, और सुरेश कुमार जी मिले थे उस कैब में मुझे, और उनसे बात हुई, और उन्होंने फ़ोन पे मुझे कुछ लोगों से बात करते हुए सुना। मैं अपने कुंभ के अनुभव बता रहा था, कुछ रिपोर्टर साथियों से बात कर रहा था, डेस्क पे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप कुंभ हो क्या है? मैंने कहा हाँ। बोले कैसा? मैंने कहा बहुत भीड़ है, बड़े स्नान तिथियों में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा हर कोई संगम में बीच में जाना चाहता है, आसपास नहा के चले आइए, इतनी बड़ी भीड़ में हर कोई करो। तो कहने लगे सुरेश कुमार जी, नहीं नहीं सर, नहाएंगे तो त्रिवेणी में ही, चाहे कुछ हो जाए, नहाएंगे तो संगम में ही। ये 2 उदाहरण 2 कैब वालों के, 2 टैक्सी वालों के, जो आपको बताते हैं हादसे की दरअसल 2 बड़ी वजहें। एक ये कि रात को 10:30 बजे से सुबह 4 में जो ढील दी जाती है उसमें लोग जमा हो जाते हैं। 11 बजे से सुबह 4-4, 5-5 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, अपने सामान को रख के, दरी चटाई बिछा के, कंबल ओढ़ के सोए पड़े रहते हैं। बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ पर भारत में रात्रि के स्नान को वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि किन्नरों, गंधर्वों के और अन्यों के जो है स्नान का समय होता है। कोई कहता है कि नहीं, कुंभ में तो सारा समय ही अच्छा होता है, लोग नहा लेते हैं, और कुछ लोग रात को नहा भी रहते हैं, मैंने किए हैं लाइव वहाँ से। लेकिन लोगों को ये पता है कि रात को रास्ते खुल जाते हैं, बैरिकेडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और मैंने खुद ये संगम नोज जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर रात को बहुत आगे तक गाड़ी जाते हुए देखा। बल्कि मैंने कहा उससे कि भाई क्या नदी में गाड़ी के साथ ही स्नान कर लेगा तू? लोग हमारे यहाँ के थोड़ी भी ढील दो तो मानते नहीं है, इसलिए उस ढील को रोकना पड़ता है। ठीक है, श्रद्धालु हैं, आस्था है, इन्हीं लोगों की वजह से धर्म, संस्कार, संस्कृति सब जिंदा है, ये उसके संवाहक है। लेकिन कुछ मामलों में हम अति करते हैं, हम अपनी
असभ्यता का भी परिचय देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफ की गलतियाँ बहुत हैं, प्रशासनिक दिक्कतें भी रहीं, लेकिन जो शहर इलाहाबाद 70 लाख की आबादी वाला है, वहाँ पर 10 करोड़ लोगों का जमावड़ा हो जाएगा, जो कि यूरोप और कई अन्य देशों की आबादी से भी कई गुना ज़्यादा है, तो दिक्कत होगी। बुनियादी दिक्कतें हैं, सोचना चाहिए। अपनी धर्म और संस्कृति से इस तरह जुड़े होना अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा व्यावहारिकता का पुट और थोड़ा सा समय के साथ बदलाव आवश्यक है। कुछ लोग बदले हैं, कुछ लोग नहीं बदल पा रहे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम धर्म से अलग हो जाएं। जो लोग व्यवस्था करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। अनूप कुमार कह रहे थे कि रात को आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और रात को वहाँ बहुत सारे लोग जाकर जम गए थे। फिर सुबह मौनी अमावस्या के लिए और बहुत सारे लोग आए, और जो लोग रात में नहा रहे थे और पलट के आए तो वो उन लोगों से टकराए जो रात से वहाँ सोए पड़े थे, कंबल ओढ़कर, सामान रखकर। मैं जब खुद वहाँ गया हूँ रात को 1 बजे 2 बजे मैंने वहाँ से लाइव किया, मैं आश्चर्य में था इस बात को लेकर कि वहाँ पर रुक कर नहाने के लिए कोई तय सीमा नहीं है। कोई पुलिस वाला, कोई जल पुलिस, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं जो आपको 2-1 डुबकियों के बाद चेताए और वहाँ से रवाना कर दे। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हम बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में जाते हैं, तिरुपति बालाजी में जाइए, 8-10 घंटे लाइन में लगिए, 1 सेकंड में आप झुक के दर्शन करेंगे, वो आपको आगे बढ़ा देगा। माता वैष्णो देवी के दरबार में जाइए, 1-1.5 लाख से ज़्यादा के ऊपर कैपेसिटी ही नहीं है। लगातार रोका जाता है लोगों को अलग अलग जगहों पर, और वहाँ पर आप सिर झुकाते हैं और आपको गुफा से बाहर कर दिया जाता है। नहीं तो कितने हादसों। शिरडी में जाइए, ऐसा ही होता है। काशी विश्वनाथ जाइए, ऐसा ही होता है। महाकाल, यहाँ पर दर्शन नहीं करना है, डुबकी लगानी थोड़ा, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग जाएं, नहाएं और कपड़े बदलने कहीं और जाएं, सामान वहाँ नहीं रखें। ऐसी सब व्यवस्थाएं अगर नहीं होंगी, 12 साल में एक बार कुंभ आता है, 4 साल में पूरा ओलंपिक खेल गांव बस जाता है, नए स्टेडियम बनते हैं, नई इमारतें बन जाती हैं। कपड़ों के लॉकर क्यों नहीं हो सकते? जैसे अमरनाथ, अगर इतनी दिक्कतें हैं और इतने सारे लोग उस शहर में नहीं आ सकते, बड़े स्नान तिथियों के दिन अतिरिक्त एहतियात क्यों नहीं बरता जा सकता? क्यों रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस बड़े स्नान की तिथियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? लोग रजिस्टर करके आएंगे तो ही आ पाएंगे। उसके बावजूद जो आमजन श्रद्धालु हैं वो आ ही जाते हैं कम संख्या में, तो उनके लिए कुछ अलग घाट या कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो बाहर से आके केवल स्नान करके निकल जाएं। वहीं वो भी स्नान करेंगे, वहीं अखाड़े भी स्नान करेंगे। दिक्कत बने हैं 44 घाट, लेकिन सबको संगम नोज ही अगर जाना है तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। लोग अगर रात की 11 बजे से भोर 4:30 बजे तक, मुझसे कहा है लाइव में लोगों ने कि हम तो भोर ही नहाएंगे, भोर नहाने ही आए हैं, नई रात में नहाना ठीक नहीं है। पर उसको 11 से 4:30 एन संगम नोज के क्षेत्र में रहना, वो भी पूरा कंबल बिछाकर परिवार के साथ बैठे, ठीक है, अच्छी बात है लोग बैठे हैं, लेकिन जब बड़ा स्नान है उस दिन तो एहतियात बरतना चाहिए। वैसे भी कुंभ वाले दिनों में, बाकी दिनों में लोग ऐसा करें, समझ, कुंभ वाले दिनों में इतनी देर तक उस स्थल पर जो सीमित है, सकरा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसी जगह पर सब जाना चाहते हैं, तो मूवमेंट थोड़ा फास्ट होगा, तेज होगा, तो शायद इस तरह के हादसों से हम बच सकते हैं। जब पहली घंटी बजी है 28 की रात को, मैं दहल गया था, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो मैं बार बार मुझे लग रहा था कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए, और इसीलिए सारे वीडियोज़ में कहा कि आप जाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक तो पैरों में शक्ति और मन में आस्था होनी चाहिए। मन में आस्था गहरी और पैरों में शक्ति कम हो तो भी चलेगा, आस्था आपको चला लेगी, लेकिन आस्था कम है, पैरों में ताकत नहीं है, आप वीआईपी की तरह बैटरी रिक्शे से या किसी और तरीके से वीआईपी पास से मत जाइए, ये कहा गया है। हमको समझना पड़ेगा, एक सीमित क्षमता होती है, हमें करना है स्नान, भव्य अनुभव है, दिव्य अनुभव है, सब कुछ करना है, लेकिन एक साथ इतने लोग एक जगह पर नहीं समा सकते तो नहीं समा सकते। सारे लोग अमरनाथ नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, सारे लोग कैलाश मानस सरोवर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। एक प्रक्रिया है, उसका पालन करके ही आप जा सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले कुंभ के मेलों में इस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करके हम इस तरह के हादसों को रोक सकते हैं, ज़्यादा व्यवस्थित हो सकते हैं। प्रशासन की तरफ से भी अलग निर्णय, कुछ बातें मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी। मैं रेलवे स्टेशन पर गया, अनाउंसमेंट लगातार हो रहे थे, रिकॉर्डेड नहीं थे, रियल टाइम अनाउंसमेंट हो रहे थे। लोगों की भीड़ को विभाजित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। 3-4 स्टेशनों से गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं, सूबेदारगंज से, छिवकी से, मुख्य प्रयागराज से, नैनी। ये करने के साथ साथ नई ट्रेनें जो मैंने देखा जैसे बस अड्डे पे होता है, वहाँ के स्टेशन मैनेजर थे दिलीप ठाकुर, उन्होंने मुझे बताया कि 25 ट्रेनें हम चला चुके हैं साहब कल। तो ट्रेनें तैयार रखी गई हैं, उनको रिजर्व रखा गया है, और लोग देखते हैं कि अयोध्या की ज़्यादा भीड़ है या बनारस की, तो उन ट्रेनों को तैयार करके अनाउंस हो रहा था कि जो बनारस जाना चाहते हैं, जिनके पास टिकट है बनारस का कटा चुके हैं, वो फलानी प्लेटफॉर्म पे फलानी ट्रेन नंबर में बैठ जाएं। अच्छी व्यवस्था लगी। इन सब व्यवस्थाओं की प्रशंसा होनी चाहिए। अधिकारी 48 घंटे से लेकर 50-55 घंटे तक जगे रहे हैं, तब उन्होंने इतने बड़े स्थान के लिए व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी तमाम एहतियात के बावजूद हादसा हो गया।
दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो शायद इस तरह के हादसे बिल्कुल रुक सकते हैं। पहली चीज़, जो भीड़ वहाँ जाती है उनको भी थोड़ा सभ्य और संस्कारी होना पड़ेगा। आप हर जगह नहीं सो सकते, हर जगह सामान रख के नहीं बैठ सकते, अपने सामान को नहीं फैला सकते, घंटों डुबकियाँ नहीं लगा सकते, डुबकी लगाने के बाद कपड़े बदलने के लिए उसी जगह पर लंबे समय तक नहीं रुक सकते, धक्का मुक्की नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोग ज़्यादा देर वहाँ रुके ही नहीं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा, भीड़ को संभालना उसका विज्ञान है, उसकी प्रशिक्षण होते हैं, उस पर बाकायदा क्लासेस होती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसी हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट का प्लान पूरा बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो प्लान फेल हुआ। अत्यधिक भीड़ थी, ऐसी भीड़ में प्लान फेल हो जाते हैं लेकिन उससे सबक नहीं लिए जाते हैं, ये बुरा लगता है। बात समझने वाली ये है कि हादसा होने के बाद अगर हम ये मान लें कि इतनी भीड़ में तो हादसे होते रहते हैं, तो इससे दुखद, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। वो लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो लोग जिनके परिजन संगी साथी अब भी घायल हैं, बीमार पड़े हुए हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी आँखों से रोते बिलखते बच्चों को देखा है, एक दूसरे से बिछड़ते हुए देखा है, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। हम इतना भव्य मेला सजा रहे हैं, दुनिया को अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, तो इस तरह के हादसे उस पर एक बदनुमा दाग बन जाते हैं। ये दाग हमारे लिए वो जख्म बनता है जिसको लंबे समय तक भर पाना मुश्किल हो जाता है। कुंभ में पहले भी हादसे हुए हैं, सब पहली बार नहीं है, इससे कम भीड़ में भी हादसे हुए हैं, कारण अलग अलग रहे हैं। और कुछ नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार गए थे घोड़े पर बैठकर, तो उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी, उसमें भगदड़ हो गई थी, हादसा हो गया था। इसके पहले में प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, हादसा हो गया था। हादसा हो गया तो उससे सबक लेना ज़रूरी है। यहाँ कुल मिलाकर 3-3.5 दिन मैंने भी बिताए, मैं वहाँ था, मैं बहुत बुनियादी बातें समझ पाया और सामान्य बुद्धि से ये समझ सकता हूँ इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल है, लेकिन कुछ बुनियादी कदम उठाकर इस आशंका को और कम किया जा सकता है। इस हादसे को नहीं होने देने के लिए और भी कुछ व्यवस्थाएं जो की जा सकती है। लोग इस तरह संगम तट पर इतने बड़े मेले के समय, इतने भव्य मेले के समय पसरे हुए पड़े हुए नहीं रह सकते, उनको वहाँ से लगातार हटाया जाना, स्नान का समय निश्चित करना ज़रूरी है। और कुछ नहीं तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ऐसे वाले स्नान के समय अलग अलग घाट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, कॉमन घाट का अलग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और हाँ, थोड़ा ये भी है कि बड़े स्नान के दिन वीआईपी नहीं जा रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी दिनों में भी वो जाते हैं। मुझे लगता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 12 साल बहुत लंबा समय होता है, इससे अगले 12 साल बाद के कुंभ के लिए ये व्यवस्था हो सकती है कि एक अलग हेलीपैड बन जाए, वहाँ से एक अलग रास्ता बन जाए। जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनके सुरक्षा इंतजाम ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो वहीं से आएँ, वहीं से स्नान करें, वहीं से निकल जाएं। शायद उस तरीके से भी हम इस तरह के हादसों के होने की आशंका को कम कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, उस दिन कोई वीआईपी वहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर भी भगदड़ हुई। अच्छी बात जो उसमें से देखनी चाहिए, हादसा हुआ, बुरा हुआ, लोग जो हमने खोए बहुत बुरा हुआ, लोग जो घायल हैं उनके हम जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस हादसे को अधिक फैलने से रोका गया, इसका प्रसार सोचिए अगर उतने बड़े क्षेत्र में होता, अफवाहें फैलती, अफवाहों को सुनकर और अधिक भगदड़ मचती। जिस देश में लोग पटरी पर बैठकर जलता हुआ रावण देखते हैं और ट्रेन आकर उनको कुचल देती है, जिस देश में लोग अचानक एक धार्मिक कार्यक्रम में मंच और मचान पर चढ़ते हैं, मंच टूट कर गिरता है और लोग दबकर मर जाते हैं, जिस देश में एक चाय वाला अफवाह फैलाता है कि ट्रेन में आग लगी और अफवाह सुनकर लोग कूद जाते हैं और बगल से आने वाली ट्रेन से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कटकर मर जाते हैं, उस देश में कारण कुछ भी हो, हादसा हो ही जाता है। उस देश में ऐसा हादसा इससे व्यापक, इससे बड़ा हो सकता था। हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हादसा उस हद से बाहर नहीं गया, तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। शायद कुछ लोगों के हमारे पास जो अमर उजाला पर बातचीत में कहने का जो आए हैं, वर्जन्स आए जिनको हमने चलाया है, देर हुई है, भीड़ में एम्बुलेंस को पहुंचने में वक्त लगा होगा, इसको भी देखा जाना चाहिए। इससे कम वक्त में क्या एम्बुलेंस पहुंच पाती, पुलिस पहुंच पाती। लोगों ने ये भी कहा कि जब हादसा हुआ ठीक उस वक्त वहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी होता तो और भी जानों को बचाया जा सकता था। इन सब बातों से सबक लेकर शायद अगली बार हम भीड़ नियंत्रण के मामले में, भीड़ को संचालित करने के मामले में और बेहतर काम कर पाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे फिर से निवेदन है, आप पुण्य लाभ लीजिए, उससे कोई नहीं रोक रहा है। पुण्य सिर्फ उसी दिन मिलेगा। मुझे लगता है अब हमें इस मोह को भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। सारे देश के जो 140 करोड़ की जनता है,
धार्मिक श्रद्धालु, उसमें से हम 25-30 करोड़ भी मान लें, वहाँ से 8-10 करोड़ वहाँ एक दिन में चले जा रहे हैं अगर, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में कोई समागम इस पृथ्वी पर कहीं सुनने में नहीं आता, कहीं होता ही नहीं है। ये हमारे लिए गर्व के साथ साथ थोड़ा विचार का भी विषय है। भीड़ जहाँ हमें आह्लादित करती है, भीड़ जहाँ हमें उत्साहित करती है, भीड़ जहाँ हमें हौसला देती है, भीड़ हमें ये गर्व देती है कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल, इतनी व्यापक है और इतने लोग उससे, इस भावुकता से जुड़ते हैं, वहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब आगे जाते समय हमें अपने इस भीड़ पर गर्व करने के साथ साथ कुछ विषयों पर चिंता करनी होगी। इसी तरह की भीड़ अगर नियंत्रित नहीं होगी, छोटी जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो हादसे को हम न्योता देते रहेंगे। सब तरफ से सोचे जाने की ज़रूरत है, खुद लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आयोजकों की तरफ से। इसको नया कलेवर, नया रंग देकर शायद हम धर्म का ये उल्लास अधिक बेहतर तरीके से मना पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, कुंभ में अभी कई दिन बाकी है, 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक कुंभ चलेगा। अब मौनी अमावस्या के निकल जाने के बाद 2 बड़े स्नान अभी भी बाकी हैं। एक बसंत पंचमी का जो 3 फरवरी को होगा और दूसरा 12 फरवरी का माघी पूर्णिमा का स्नान है। उसके बाद महाशिवरात्रि पर मेला पूर्ण हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब इन बड़ी स्नान तिथियों पर कोई इस तरह का हादसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। लोग आनंद करेंगे, पुण्य लाभ लेंगे, व्यवस्थाएं ठीक से चलेंगी। हादसे के ठीक बाद जब चीज़ें संभली, हमने अखाड़ों को स्नान करते हुए देखा तो सुकून की सांस ली। अगर ऐसा होता कि अखाड़े स्नान ही नहीं कर पाते हादसे की वजह से, बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। वो आमजन जो इस सब की वजह से स्नान नहीं भी कर पाए हैं, अगर वो प्रयाग की धरती पर मौजूद भी थे तो भी पुण्य लाभ है। जो नहीं जा पाए हैं, घर में ही जल को गंगा जल समझकर भी अपने उस जल से स्नान किया है, तो भी पुण्य लाभ है। थोड़ा सा वैचारिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, हादसों से सबक लेना पड़ेगा। बात को समझिए और समझाते रहिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।